हेलो एवरीवन। मैं इंजीनियर शाहनवाज आलम। आज मैं आप सभी को क्लास ट्वेल्थ का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है रे ऑप्टिक्स का। ठीक है। अब हम लोग आगे का क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, मैंने आपको रे ऑप्टिक्स में समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर के बारे में पढ़ाया था, और आज हम लोग उससे ठीक थोड़ा सा आगे के क्लास को करेंगे। ठीक है। चलिए, तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा चुके, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण का विशेषताएं। समतल दर्पण का विशेषताएं। समतल दर्पण का विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। तो बच्चों, समतल दर्पण के क्या विशेषताएं हैं, इसको मैंने वीडियो में बना चुका हूँ, है ना। इसका वीडियो में बना चुका हूँ, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लेकिन इस, है ना, थोड़ा सा और इसमें कंसेप्ट को और क्लियर करना चाहता हूँ आपको। ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा पीछे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ये है। तो पहला विशेषता क्या है समतल दर्पण का। तो पहला विशेषता याद रखिएगा, समतल दर्पण में है ना हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है। लेकिन समतल दर्पण पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब का मतलब होता है कि अगर आप दर्पण में, समतल दर्पण में आप अपने बायां हाथ को या दाहिना हाथ को हाई करोगे, दाहिना हाथ से हाई कीजिएगा, तो प्रतिबिंब, आपका जो प्रतिबिंब होगा वो बाएं हाथ से क्या करेगा, हाई करेगा। ठीक है। यानी अगर आप अपना दाहिना हाथ दिखाओगे तो उसमें बायां हाथ दिखेगा, अब अपना बायां दिखाओगे तो प्रतिबिंब आपका दायां दिखेगा। इसी को कहा जाता है ना, पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब। तो पहला विशेषता याद रखेंगे कि समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है, पहला विशेषता याद रखेंगे कि समतल दर्पण, समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। दूसरा याद रखेंगे, जो प्रतिबिंब सीधा होता है ना, याद रखिएगा, वह प्रतिबिंब 100% आभासी प्रतिबिंब भी होगा। जो प्रतिबिंब उल्टा होता है वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जो प्रतिबिंब सीधा होगा उसको आभासी प्रतिबिंब ही कहते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि समतल दर्पण जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। लिखिए, समतल दर्पण, समतल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, समतल दर्पण जो है ना पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट लिखिए, समतल दर्पण, समतल दर्पण पार्श्व रूप से, पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। ये तीसरा विशेषता है। चौथा विशेषता क्या है, तो याद रखिएगा, समतल दर्पण हमेशा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाएगा। यानी वस्तु का जैसा आकार रहेगा ना वैसा ही प्रतिबिंब समतल दर्पण बनाता है। तो चौथा विशेषता लिखेंगे कि समतल दर्पण, समतल दर्पण सदैव वस्तु के, सदैव वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। पांचवा क्या विशेषता है, समतल दर्पण, है ना, मैंने कहा कि समतल दर्पण, याद रखिएगा, समतल दर्पण हमेशा, है ना, सदैव
वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है, यानी जैसा वस्तु का आकार होगा वैसा ही है ना प्रतिबिंब का आकार होता है। पांचवा विशेषता याद रखिएगा कि समतल दर्पण जो होता है ना, समतल दर्पण में वस्तु जो होता है प्रतिबिंब, यानी समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से जितना दूरी पर स्थित होगा प्रतिबिंब भी है ना उतना ही दूरी पर बनता है। तो पांचवा विशेषता लिखिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का दूरी, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का दूरी, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का दूरी वस्तु के दूरी के बराबर होता है, वस्तु के दूरी के बराबर होता है। ठीक है, समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब का जो दूरी होता है ना ये किसके बराबर होगा, वस्तु के दूरी के बराबर होगा। तो बच्चों मैंने आपको 5 विशेषता भी लिखवाया है। पहला विशेषता लिखवाया है कि समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा विशेषता लिखवाया है मैंने कि समतल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। याद रखिएगा समतल दर्पण का औकात नहीं है वास्तविक प्रतिबिंब बनाने का। ठीक है, याद रखिएगा समतल दर्पण है ना हमेशा पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और समतल दर्पण में समतल दर्पण जो होता है ना सदैव वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है। और पांचवा विशेषता याद रखेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का दूरी वस्तु के दूरी के बराबर होता है। ठीक है, इस बात को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट इमेज। दूसरा विशेषता प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। तीसरा प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स लेटरल इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, चौथा प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स इमेज सिमिलर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, या सिमिलर टू ऑब्जेक्ट या सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सिमिलर टू ऑब्जेक्ट लिखिए या सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी आप लिख सकते हैं, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। पांचवा विशेषता क्या है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। तो लिखिए इन प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, याद रखिएगा प्लेन मिरर में वस्तु का जितना दूरी होता है ना उतना ही दूरी किसका होता है, प्रतिबिंब का भी दूरी होता है। और याद रखेंगे प्रतिबिंब का दूरी को डेट इज u इक्वल टू भी, हाँ ना, u इक्वल टू भी, जहाँ u क्या है तो u को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। तो लिखिए जहाँ वेयर u क्या है तो बाबू u को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v को बोला जाता है इमेज डिस्टेंस। यानी जहाँ आप लिख सकते हैं u क्या है बाबू, तो u को बोलते हैं वस्तु का दूरी और v को बोला जाता है प्रतिबिंब का दूरी, तो ये आपका पांचवा विशेषता था। छठा विशेषता आप लिखिए, छठा विशेषता क्या होता है, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है कि समतल दर्पण का है ना, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण का आवर्धन याद रखिएगा धनात्मक होता है और सदैव 1 के बराबर होता है। तो लिखिए समतल दर्पण
समतल दर्पण का आवर्धन आवर्धन समतल दर्पण का आवर्धन सदैव धनात्मक तथा 1 के बराबर होता है। ठीक है, यानी m क्या होता है, आवर्धन को हम लोग m से दर्शाते हैं, और m का जो मान होगा ये प्लस होता है और किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सातवां क्या विशेषता है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि समतल दर्पण का फोकस पूछे, चाहे फोकस दूरी पूछे, समतल दर्पण का आपसे पूछा जाता है कि फोकस कितना है, चाहे फोकस दूरी कितना होता है, तो फोकस और या फोकस दूरी दोनों इसका क्या होता है, अनंत पर होता है। तो लिखिए समतल दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी दोनों अनंत होता है। ठीक है, यानी आपसे पूछा जाता है कि समतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, तो अनंत पे, और फोकस दूरी कितना होता है, तो अनंत होता है। यानी अर्थात फोकस को याद रखिएगा, हम कैपिटल एफ से लिखते हैं तो एफ होगा अनंत, इन्फिनिटी, और फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से लिखते हैं तो ये भी क्या होगा, आपका अनंत होगा। ठीक है, सातवां विशेषता था। आठवां विशेषता क्या है, तो बच्चों आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि समतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है, तो समतल दर्पण का वक्रता केंद्र याद रखिएगा वो भी अनंत पर ही होता है। और समतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहे चाहे वक्रता त्रिज्या कहे कि कितना होता है, तो याद रखेंगे समतल दर्पण का वक्रता केंद्र चाहे वक्रता त्रिज्या ये दोनों अनंत पर होता है। तो आठवां विशेषता लिखिए, समतल दर्पण का वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या अनंत पर होता है। बच्चों याद रखेंगे वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं तो सी का मान कितना होता है, अनंत, तथा वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से लिखते हैं तो ये क्या होता है, ये भी अनंत होता है। ठीक है, नौवां अगर हम विशेषता का बात करें, अगर आपसे पूछा जाता है कि समतल दर्पण का शक्ति कितना होता है, पावर कितना होता है, तो याद रखेंगे समतल दर्पण का शक्ति जो होता है ना ये 0 होता है। ठीक है, यानी क्षमता का बात करें तो ये 0 होता है। ठीक है, समतल दर्पण का पावर का बात करें, पावर मतलब होता है शक्ति, इसी को क्षमता भी बोलते हैं, कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है, और पावर को क्या लिखते हैं, पी इक्वल टू 0। 10वां विशेषता का बात करें, 10वां विशेषता का हम बात करें तो है ना, 10वां विशेषता को हम आगे लिख देते हैं। ठीक है, इस बात को आपको अंग्रेजी में भी लिख दिए जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि समतल दर्पण का आवर्धन याद रखेंगे सदैव धनात्मक तथा 1 के बराबर होता है, तो आप लिखिए मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर is positive and equal to +1 equal to 1 that is m equal to +1। नेक्स्ट बात करें कि समतल दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी कितना होता है, ये दोनों अनंत होता है। ठीक है, यानी फोकस ऑफ प्लेन मिरर is at infinity and focal length of plane mirror is also infinity।
दैट इज एफ जो होगा इन्फिनिटी एंड स्मॉल एफ इज ऑल्सो इन्फिनिटी। नेक्स्ट है समतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है? अनंत पे होता है। तो लिखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर is at infinity and radius of curvature and radius of curvature of plane mirror is also infinity। ठीक है, डेट इज में आप लिख सकते हैं, डेट इज में कि सी का मान यहाँ से आप लिख सकते हैं, डेट इज सी का मान कितना होगा? इन्फिनिटी होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। यहाँ जगह नहीं था इस बार, इसलिए मैंने इसको ऊपर ही लिख दिया है, आप लिख सकते हैं। समतल दर्पण का शक्ति की बात करें, यानी पावर ऑफ प्लेन मिरर, पावर ऑफ प्लेन मिरर, पावर ऑफ प्लेन मिरर इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लेन मिरर का पावर कितना होता है? तब बाबू ये 0 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, एक बात आपको और बताना हम चाहेंगे कि अगर हिंदी में थोड़ा हो सकता है हमको हर शिकार दीर्घिकार में लिखने में थोड़ा है ना गलत हो सकता है, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ तो मेरा थोड़ा हिंदी हल्का थोड़ा कमज़ोर है, हर शिकार दीर्घिकार में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप उस चीज़ को थोड़ा नज़रअंदाज करेंगे। ठीक है, आप इंग्लिश को आप ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, ओके। अब आता है 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट, मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए एक व्यक्ति है, मैंने एक व्यक्ति बनाया। ठीक है, ये एक व्यक्ति है। ठीक है, ये पर्सन है, तो पर्सन है तो इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है? दर्पण है। ये आपका दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका मिरर है। इसको थोड़ा बाल भी बना देते हैं। ठीक है, अब ये व्यक्ति याद रखिएगा, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा ये ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर से जितना दूरी पे खड़ा होता है ना, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो वस्तु की दूरी को यू से लिखा जाता है, वस्तु की दूरी को हम यू से लिखते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, ये वस्तु दर्पण से जितना दूरी पे खड़ा होगा ना, इसका प्रतिबिंब भी ठीक उतना ही दूरी पे बनेगा। ठीक है, यानी मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, तो ठीक इसका इमेज, ठीक इसका इमेज ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है? प्रतिबिंब है। ये मैंने आपको मान लिया प्रतिबिंब, ये आपका इमेज है। ठीक है, ये आपका वस्तु है। और याद रखिएगा वस्तु जो होता है ना, कोई भी वस्तु है ना, यहाँ जो मैंने व्यक्ति को बनाया है, जिस पर्सन को बनाया है, इसको मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है। तो अगर यह ऑब्जेक्ट है ना इस मिरर से जितना डिस्टेंस पे खड़ा होगा, तो इसका प्रतिबिंब भी उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो यहाँ भी जो होता है ना, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। नेक्स्ट याद रखिएगा, मान लेते हैं इस व्यक्ति का हाइट को मैंने मान लिया HO, व्यक्ति का हाइट को मैंने मान लिया HO। तो इस व्यक्ति का जितना हाइट होगा ना, उतना ही इस व्यक्ति का भी क्या बनेगा? हाइट होगा, यानी प्रतिबिंब का भी क्या होगा? उतना ही हाइट होगा। O मतलब ऑब्जेक्ट और I मतलब इमेज। तो याद रखिएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, ये हाइट ऑफ इमेज के बराबर होता है, या हाइट ऑफ इमेज जो होता है ये हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। तो मैंने मान लिया कि ये व्यक्ति है ना, यहाँ से आपको पहला क्या याद रखना है, इस चित्र से आप बोल सकते हैं, इस चित्र से हम क्या बोल सकते हैं? पहला बात बोल सकते हैं कि सर वस्तु से चाहे कि लिखिए प्रतिबिंब का दूरी, प्रतिबिंब का दूरी किसके बराबर होगा? वस्तु के दूरी के बराबर होता है। प्रतिबिंब का दूरी किसके बराबर होता है? वस्तु के दूरी के बराबर होता है। यानी ये आप लिख सकते हैं इमेज डिस्टेंस,
इमेज डिस्टेंस जो होगा ये किसके बराबर होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होगा। और प्रतिबिंब की दूरी को बच्चों v से लिखते हैं और वस्तु की दूरी को हम u से लिखते हैं। तो याद रखेंगे, इस चित्र से याद रखिएगा, हमको क्या पता चला, इस चित्र से हमको ये पता चला कि प्रतिबिंब की दूरी जो होता है ये वस्तु की दूरी के बराबर होता है, यानी v जो होगा किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, ये प्रतिबिंब का जितना जो है ना ऊंचाई है या आकार है, प्रतिबिंब का जितना हाइट होगा उतना ही हाइट किसका होगा, वस्तु का हाइट होगा। तो लिख सकते हैं प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई जो होता है ये वस्तु के ऊंचाई के बराबर होता है, वस्तु के ऊंचाई के बराबर होगा। ठीक है, हमेशा हमेशा याद रखेंगे, यानी हाइट ऑफ इमेज जो होगा, हाइट ऑफ इमेज जो होता है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। और इमेज के हाइट को एच आई से लिखते हैं और वस्तु के हाइट को एच ओ से लिखते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा भी जो होता है ना, भी यू के बराबर होगा और साथ में एच आई जो होगा एच ओ के बराबर होगा, यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के बराबर होगा। अगर ये व्यक्ति मान लीजिए 5 फीट का होगा तो इसका प्रतिबिंब का होगा 5 फीट पर ही, 5 फीट का ही बनेगा। मान लेते हैं ये व्यक्ति इस दर्पण से 50 सेंटीमीटर पे होगा, या मान लेते हैं 2 मीटर पे डिस्टेंस पे होगा, तो इसका प्रतिबिंब भी 2 मीटर डिस्टेंस पर ही बनेगा। ठीक है, और एक और बात याद रखिएगा कि मान लीजिए अगर इस व्यक्ति का नाम मैंने रख दिया, मान लेते हैं नाम रख दिया मैंने राजू, इसका मैंने नाम रख दिया मान लेते हैं राजू। तो मैंने ये कहा कि अगर राजू नाम का जो यहाँ पे व्यक्ति है ये अपना पूरा प्रतिबिंब इस दर्पण में देखना चाहता है, समतल दर्पण में, तो अगर राजू नाम का जो यहाँ पे व्यक्ति है अपना पूरा प्रतिबिंब इस दर्पण में देखना चाहता है, तो आपसे एक यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए कि हम दर्पण का लंबाई कम से कम कितना लें, दर्पण का लंबाई कम से कम कितना लें कि राजू जो है अपना पूरा प्रतिबिंब को दर्पण में देख लेगा। तो याद रखिएगा ऐसे की स्थिति में राजू का जितना हाइट होता है ना, राजू का जितना हाइट होगा उस हाइट का अगर आप आधा आधा हाइट का दर्पण ले लेंगे तो राजू जो है अपना पूरा प्रतिबिंब को आसानी से देख सकता है। यानी अगर सवाल ऐसे पूछता है कि अगर एक व्यक्ति समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब को देखना चाहता है, क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में ऐसे पूछा जाएगा कि बिहार बोर्ड चाहे किसी भी कंपटीशन में आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए एक व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो आप बताएं, वह ना, तो आप बताएं उस व्यक्ति को कम से कम कितने लंबाई का दर्पण को लेना पड़ेगा कि वह पूरा प्रतिबिंब को दर्पण में देख लेगा। तो याद रखिएगा ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जितना हाइट होगा उस के हाइट के आधा का हमको दर्पण लेना पड़ेगा, तब ही वह व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब को देख सकता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को अपना किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, ठीक है, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का लंबाई दर्पण का लंबाई दर्पण का लंबाई कम से कम लंबाई कम से कम व्यक्ति के ऊंचाई का व्यक्ति की ऊंचाई का आधा लेना होगा, आधा लेना होगा। यानी मैंने कहा एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहता है, तो बताइए दर्पण का लंबाई कम से कम कितना लेना होगा, तो ठीक व्यक्ति के हाइट का आधा। यानी इस बात को लिख सकते हैं अर्थात दर्पण का न्यूनतम लंबाई इक्वल टू व्यक्ति का ऊंचाई बटा 2, व्यक्ति का ऊंचाई बटा 2। आप इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, ठीक है,
इस बात को इंग्लिश में भी लिख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे ए पर्सन वांट्स टू सी full want to see his full image wants to see his full image in the plane mirror then minimum length of plane mirror then minimum length of plane mirror is half of height of person that is minimum length of mirror is equal to height of mirror बटा 2। तो बच्चों आपको मैंने क्या क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पे अभी 3 कंसेप्ट बताया। यहाँ पे बताया कि मान ये एक वस्तु है, ये एक व्यक्ति है जो दर्पण के सामने u दूरी पे खड़ा है और इसका प्रतिबिंब बन रहा है v दूरी पर। ये जो देख रहे हैं ना दाहिना साइड, ये प्रतिबिंब है। तो पहला याद रखेंगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का दूरी जो होता है ना, यह हमेशा वस्तु के दूरी के बराबर होता है। यानी व्यक्ति दर्पण के सामने जितना दूरी पे खड़ा होगा, ठीक है, तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, उतना ही दूरी पर बनेगा। दूसरा याद रखेंगे, इस व्यक्ति का हाइट जितना होगा प्रतिबिंब का हाइट भी उतना ही होगा। अगर ये 5 फीट का व्यक्ति होगा तो इसका प्रतिबिंब 5 फीट का बनेगा। और यहाँ से तीसरा कंसेप्ट याद रखेंगे कि अगर यह व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब को, है ना, इस दर्पण में देखना चाहता है तो न्यूनतम, अधिकतम नहीं पूछेगा आपसे, अधिकतम तो कितना ले सकते हैं आप, न्यूनतम कितना दर्पण का लंबाई लेना पड़ेगा। तो याद रखिएगा इस व्यक्ति के हाइट का आपको आधा लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका 10वां कंसेप्ट था। 11वां कंसेप्ट का बात करें हम, 11वां कंसेप्ट का, ठीक है। 11वां कंसेप्ट बच्चों मान लेते हैं ये क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है और ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये आपका व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है यानी ये पर्सन है और ये इस व्यक्ति का प्रतिबिंब है। ये जो है ना, मान लेते हैं ये व्यक्ति का क्या है, प्रतिबिंब है। ये क्या है, व्यक्ति का प्रतिबिंब है। ये जो है ना व्यक्ति का प्रतिबिंब है। ये आपका क्या है, इमेज है। और ये आपका क्या है, दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, ये आपका प्लेन मिरर है। ये आपका प्लेन मिरर है यानी समतल दर्पण है आपका। अब यहाँ से 11वां कंसेप्ट याद रखेंगे प्लेन मिरर में, ठीक है, कि अगर आपसे कहता है कि मान लेते हैं यह व्यक्ति है ना, यह व्यक्ति, ठीक है, समतल दर्पण के सामने है ना, ये व्यक्ति समतल दर्पण के सामने, मैंने कहा कि मान लेते हैं v मीटर पर सेकेंड से, कितना से, v मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने v मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, तो बताओ इसका, इस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब है ना, इस व्यक्ति का प्रतिबिंब कितना स्पीड से दौड़ेगा। फिर से बोलना है, ये व्यक्ति है ना दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने v मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, तो आप बताएं इसका प्रतिबिंब जो है ना, कितना स्पीड से है ना दौड़ेगा। तो बाबू इस प्रश्न में 2 प्रश्न है, इस कंसेप्ट में आपको 2 प्रश्न, 2 तरह से सवाल पूछा जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि एक व्यक्ति v मीटर पर सेकेंड से समतल दर्पण के सामने दौड़ रहा है, तो प्रतिबिंब का पूछेगा, प्रतिबिंब का चाल अगर दर्पण के सापेक्ष पूछेगा तो जितना स्पीड से ये व्यक्ति दौड़ रहा होगा उतना ही स्पीड से इसका प्रतिबिंब भी दौड़ेगा। लेकिन इसी का प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब का स्पीड इस व्यक्ति के सापेक्ष पूछता है तो दुगुना से दौड़ेगा। यानी दर्पण के सापेक्ष कहेगा तो जितना स्पीड से ये दौड़ रहा होगा उतना ही स्पीड से क्या होगा, प्रतिबिंब में दौड़ेगा। लेकिन अगर व्यक्ति के सापेक्ष पूछेगा तो याद रखिएगा प्रतिबिंब का जो स्पीड होगा इस व्यक्ति का स्पीड से दुगुना हो जाता है। यानी यहाँ से सवाल आपको 2 तरीका से पूछेगा। पहला अगर पूछता है यहाँ से
कि प्रतिबिंब का चाल दर्पण के सापेक्ष बताओ, दर्पण के सापेक्ष, प्रतिबिंब का चाल बताओ दर्पण के सापेक्ष क्या होगा। तो याद रखेंगे, प्रतिबिंब का चाल अगर दर्पण के सापेक्ष होगा तो ये वस्तु के या व्यक्ति के चाल के बराबर होगा। ठीक है, वस्तु का हो चाहे व्यक्ति बोल सकते हैं, है ना, व्यक्ति के चाल के बराबर होगा। ठीक है, यानी इसका जो इमेज होगा, स्पीड जो होगा, स्पीड यानी जो स्पीड होगा, सॉरी पहले इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं, यानी स्पीड ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, स्पीड ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर किसके बराबर होगा? तो सर ये बराबर होगा स्पीड ऑफ पर्सन। ठीक है, यानी अगर स्पीड को हम v से लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, v से। ठीक है, या एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं प्रतिबिंब का चाल। ठीक है, प्रतिबिंब का चाल इक्वल टू व्यक्ति के चाल। ठीक है, प्रतिबिंब का चाल जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? व्यक्ति के चाल के बराबर होगा। लेकिन कब होगा? जब प्रतिबिंब का चाल दर्पण के सापेक्ष पूछेगा, यानी स्पीड ऑफ इमेज इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पर्सन का है, या ऑब्जेक्ट भी आप लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप डब्बा में बंद कर दीजिए, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्या कि ये कंसेप्ट है। तो ये पहला कंसेप्ट हो गया। दूसरा यहाँ से कंसेप्ट पूछेगा, यानी 11वां में आप विशेषता में आप याद रखिए, आपका पहला कंसेप्ट है। दूसरा है ना, बात करें यहाँ पे, तो अगर आपसे पूछता है कि प्रतिबिंब का चाल इस व्यक्ति के सापेक्ष क्या होगा, तो दूसरा लिख लीजिए प्रतिबिंब का चाल व्यक्ति के सापेक्ष। प्रतिबिंब का चाल व्यक्ति के सापेक्ष। ठीक है, अगर प्रतिबिंब का चाल पूछता है कि व्यक्ति के सापेक्ष क्या होगा, तो याद रखिएगा व्यक्ति का जितना चाल होगा उसके चाल से क्या कर दीजिए, दुगुना कर दीजिए, यानी व्यक्ति के चाल। ठीक है, यानी स्पीड ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन, स्पीड ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन इज इक्वल टू 2 गुने स्पीड ऑफ पर्सन। ठीक है, यानी याद रखेंगे ये दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बाबू, डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि अगर एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने v मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, तो बताओ उस व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण के सापेक्ष कितना स्पीड से दौड़ेगा। तो याद रखिएगा, दर्पण का अगर सापेक्ष पूछता है, तो दर्पण के सापेक्ष अगर पूछेगा तो जितना उस व्यक्ति का चाल होगा, प्रतिबिंब का चाल भी क्या होगा, उतना ही होगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति का प्रतिबिंब पूछता है, यानी प्रतिबिंब का स्पीड पूछता है कि व्यक्ति के सापेक्ष क्या होगा, तो क्या करना है, व्यक्ति के चाल को से दुगुना कर देना है, तो आपका प्रतिबिंब का चाल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आपको 11वां कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। ठीक है, 12वां कंसेप्ट का बात करें, 12वां कंसेप्ट का अगर हम बात करें कि 12वां क्या कंसेप्ट है, समतल दर्पण का 12वां क्या कंसेप्ट है, तो 12वां कंसेप्ट याद रखिएगा। मान लेते हैं ये समतल दर्पण है, अब इस समतल दर्पण में क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो आने वाला किरण को बोला जाता है आपतित किरण, और जाने वाला किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, यह है आपका समतल दर्पण, यह है आपका समतल दर्पण, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। ठीक है, और यह है आपका आपतित किरण, यह है आपका आपतित किरण, और यह है आपका परावर्तित किरण। ठीक है, यह है आपका परावर्तित किरण, यानी यह है आपका इंसिडेंट रे, और यह है आपका रिफ्लेक्टेड रे, और यह है आपका अभिलंब,
अभिलंब, जिसको बोलते हैं नॉर्मल। तो बाबू यहाँ से एक और कंसेप्ट पूछा जाएगा, है ना, कहा जाएगा कि बाबू अगर समतल दर्पण को, ये जो समतल दर्पण है बाबू, इस समतल दर्पण को मैंने थीटा से रोटेट कर दिया, ठीक है, इस समतल दर्पण को मैंने कितना से रोटेट कर दिया, थीटा कोण से, ठीक है, इसको मैंने कितना से घुमा दिया, थीटा कोण से। तो अगर किसी समतल दर्पण को याद रखिएगा थीटा कोण से घुमा दिया जाए और रोटेट कर दिया जाए, तो आपसे यहाँ से भी दो प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाता है, रोटेट कर दिया जाता है, तो बताइए आपतित किरण कितना कोण से रोटेट कर जाएगा और इसका परावर्तित किरण कितना कोण से रोटेट कर जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है आपतित किरण, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, यदि समतल दर्पण को, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से रोटेट कर दिया जाए, ठीक है, रोटेट कर दिया जाए, रोटेट मीन्स होता है घुमा देना, रोटेट कर दिया जाए, तब याद रखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण कितना होगा, थीटा कोण से ही क्या होगा, रोटेट करेगा, यानी आपतित किरण थीटा कोण से ही रोटेट करेगा, से ही रोटेट कर जाएगा। लेकिन वही अगर हम बात करें परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण जो है ना ये दुगुना 2 थीटा से रोटेट करेगा, दुगुना से, परंतु परावर्तित किरण, परंतु परावर्तित किरण 2 थीटा से रोटेट कर जाएगा, 2 थीटा से रोटेट कर जाएगा, 2 थीटा से रोटेट कर जाएगा, ठीक है। यानी मैंने कहा इफ प्लेन मिरर, इफ प्लेन मिरर रोटेट्स बाय एंगल थीटा, then incident ray also rotates by angle theta, but reflected ray is rotated by 2 थीटा, ठीक है। तो अगर किसी समतल दर्पण के बच्चों याद रखिएगा, अगर किसी समतल दर्पण को अगर आप थीटा कोण से घुमा देते हैं, रोटेट कर देते हैं, तब उस स्थिति में आपतित किरण जो है ना वो भी क्या होगा, थीटा कोण से ही रोटेट करेगा, लेकिन परावर्तित किरण जो होता है ना ये 2 थीटा से रोटेट कर जाएगा, ठीक है। तो मैंने बच्चों आपको 12 कंसेप्ट पढ़ाया है समतल दर्पण में के विशेषता में, मैंने आपको 12 कंसेप्ट पढ़ाया है। आप इस वीडियो को है ना 1 से 2 बार जरूर देखेंगे तो आपको हर कंसेप्ट को क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बाबू इस कंसेप्ट पर ज़्यादा है ना परावर्तित किरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि समतल दर्पण का किन्हीं 3 उपयोग के लिखे या 2 उपयोग के लिखे। तो अब हम लिखेंगे समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। यूज ऑफ प्लेन मिरर, यूज ऑफ प्लेन मिरर, यूज ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण का उपयोग का बात करें, ठीक है, कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो याद रखेंगे समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहला याद रखेंगे कि समतल दर्पण का उपयोग होता है शौचालय दर्पण में, ठीक है, शौचालय दर्पण में, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं बाथरूम मिरर, ठीक है, यानी समतल दर्पण का उपयोग किसमें होता है, तो बाथरूम मिरर, यानी इसको शौचालय दर्पण के रूप में भी किया जाता है। दूसरा याद रखेंगे डेली यूज मिरर, डेली यूज मिरर, यानी हम लोग जो घर में है ना डेली यूज मिरर, यानी दैनिक उपयोग
दैनिक उपयोग दर्पण में, दैनिक उपयोग दर्पण मतलब हो गया आईना। जो हम लोग आईना देखते हैं ना, वो कौन सा दर्पण होता है? तो उसको बोला जाता है प्लेन मिरर। जो हम लोग घर में अपना चेहरा को देखने के लिए जिस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ना, वो कौन सा दर्पण होता है? वो आपका समतल दर्पण होता है। इसलिए लिखेंगे डेली यूज मिरर में हमेशा समतल दर्पण का उपयोग होता है। और इसको इसी को हम लोग है ना घरेलू दर्पण के रूप में भी जानते हैं, यानी समतल दर्पण को घरेलू दर्पण के रूप में भी जाना जाता है। तो हम बोल सकते हैं हाउस हाउस होल्ड मिरर। हाउस होल्ड मिरर भी किसे, हाउस होल्ड मिरर किसे कहते हैं? तो समतल दर्पण को कहा जाता है, यानी घरेलू दर्पण। घरेलू दर्पण भी याद रखेंगे समतल दर्पण को ही कहा जाता है। चौथा याद रखेंगे कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप, ठीक है, कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप। तो कैलिडोस्कोप में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चों याद रखेंगे कैलिडोस्कोप में समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा पेरिस्कोप, ठीक है, पेरिस्कोप, ठीक है। तो पेरिस्कोप में भी किसके दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो पेरिस्कोप में बच्चों याद रखेंगे समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको समतल दर्पण का 5 उपयोग बताया है कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो याद रखेंगे समतल दर्पण का उपयोग शौचालय दर्पण में, हाँ ना, दैनिक उपयोग दर्पण में, घरेलू दर्पण में, कैलिडोस्कोप में और पेरिस्कोप में। इसमें मेनली आप 3 जरूर याद रखेंगे, एक शौचालय दर्पण याद रखिए, और एक कैलिडोस्कोप ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, और तीसरा याद रखेंगे पेरिस्कोप। कैलिडोस्कोप आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, है ना, जब आप किसी स्कूल में पढ़े होंगे, है ना, प्राइवेट या सरकारी स्कूल में आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको टीचर जरूर आपको, है ना, इस चीज़ को कैलिडोस्कोप को बना कर दिखाया होगा, ठीक है। ये होता है पेरिस्कोप, जो होता है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ये मशीन है ना, एक यंत्र है, एक, है ना, एक दूरबीन जैसा ही होता है, जिसमें समुद्री यात्री को, खासकर है ना समुद्री यात्री जो टेररिस्ट होता है उसको, जो समुद्री मार्ग से आता है तो उसको देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये होता है। तो सिंपल से आप सीधे इस्तेमाल याद रखेंगे कि समतल दर्पण में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखेंगे। तो एक पेरिस्कोप में, है ना, समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, और कैलिडोस्कोप में इस समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए अब बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। मैंने पहला क्वेश्चन लिया, एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति जिसका एक व्यक्ति जिसका ऊंचाई 5 फीट है। एक व्यक्ति जिसका ऊंचाई 5 फीट है। एक व्यक्ति जिसका ऊंचाई 5 फीट है, वह अपना पूरा प्रतिबिंब वह अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहता है। दर्पण में देखना चाहता है। दर्पण में देखना चाहता है। तो दर्पण का न्यूनतम लंबाई क्या होगा? दर्पण का न्यूनतम लंबाई क्या होगा? यानी देखो, ए पर्सन ब्रैकेट में लिख देता है, इसका हाइट कितना है? 5 फीट। पर्सन wants to see his full image, ठीक है। ए पर्सन wants to see his full image in the mirror, then minimum length of mirror is, पहला ऑप्शन मैंने लिया, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ये आपका चौथा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन लिया व्यक्ति के ऊंचाई के बराबर। दूसरा ऑप्शन लिया व्यक्ति के ऊंचाई का
व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति के ऊंचाई का आधा। सी में ऑप्शन लिया व्यक्ति के ऊंचाई का दुगुना, व्यक्ति के ऊंचाई का 2 गुना। और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों इस बात को इंग्लिश में लिख देते हैं, है ना। पहला ऑप्शन लिखा मैंने इक्वल हाइट ऑफ पर्सन। बी में ऑप्शन लिखा हाफ हाइट ऑफ पर्सन। सी में लिखा डबल हाइट ऑफ पर्सन। और डी में ऑप्शन लिखा मैंने नॉट। तो बच्चों मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था कि एक व्यक्ति जिसका ऊंचाई 5 फीट है और वह अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहता है, तो दर्पण का न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा, दर्पण का न्यूनतम लंबाई उस व्यक्ति के हाइट का आधा, यानी 5 फीट का आधा कितना हो जाएगा? 2.5 फीट। तो या तो सवाल आपको इस तरह से पूछेगा, या हो सकता है ऑप्शन में 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट, है ना, 10 फीट, ऐसे ऑप्शन दे सकता है। तो याद रखेंगे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति के ऊंचाई का आधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, एक व्यक्ति दर्पण के सामने 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति दर्पण के सामने 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, तो उस व्यक्ति का प्रतिबिंब दौड़ेगा। ठीक है, इस व्यक्ति का प्रतिबिंब दौड़ेगा। ठीक है, यानी ए पर्सन is running 10 meter per second in front of plane mirror. Then his image will be run. ठीक है, सॉरी, his image will run, P नहीं होगा, his image will run। पहला ऑप्शन मैंने दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, बी में ऑप्शन दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड, सी में ऑप्शन दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड, और डी में मैंने दे दिया, है ना, 30 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्ति दर्पण के सामने 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, तो उस व्यक्ति का प्रतिबिंब दौड़ेगा। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको याद रखना है। आपको ये नहीं कहा गया है, इस प्रश्न में आपको ये नहीं कहा गया है कि तुम बताओ कि उसका प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के सापेक्ष क्या होगा, ये नहीं पूछा है। हाँ ना, ये भी नहीं कहा है कि, है ना, प्रतिबिंब का जो स्पीड होगा उस व्यक्ति के सापेक्ष क्या होगा, ये भी नहीं पूछा गया है। तो बच्चों जब भी आपको ये नहीं बतानी, प्रश्न में ये नहीं पूछे किसके सापेक्ष पूछा गया है, ये नहीं बताया गया है। अगर प्रश्न में ये नहीं बताया गया है कि प्रतिबिंब का चाल दर्पण के सापेक्ष पूछ रहा है कि व्यक्ति के सापेक्ष, तब उस अवस्था में, उस केस में, उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि व्यक्ति का जो चाल है ना, यानी प्रतिबिंब का जो चाल होगा हमेशा व्यक्ति के सापेक्ष ही निकालना है। और याद रखिएगा, प्रतिबिंब का जो चाल होता है, आपको मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था कि प्रतिबिंब का जो चाल होता है ना, अब वो प्रतिबिंब का चाल जो होता है ना व्यक्ति के सापेक्ष होता है 2 गुने व्यक्ति के चाल। अगर व्यक्ति के सापेक्ष, है ना, हमेशा आपको अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आपको व्यक्ति के सापेक्ष ही निकालना पड़ेगा। तो व्यक्ति के चाल का क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा।
तो 2 गुने व्यक्ति का चाल आपको दिया है 10, तो गुना कर दोगे तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ इमेज इक्वल टू 2 इंटू स्पीड ऑफ पर्सन। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। यानी याद रखिए कि बच्चों अगर आपके प्रश्न में कुछ नहीं कहा गया है कि किसके सापेक्ष निकालना है, तब आपको प्रतिबिंब का स्पीड व्यक्ति के सापेक्ष ही निकालना है। और उस केस में आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था कि प्रतिबिंब का जो चाल होता है अगर व्यक्ति के सापेक्ष पूछेगा तो हमेशा क्या कर देते हैं? दुगुना कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने सामने 1 मीटर के दूरी पर खड़ा है। ठीक है, एक व्यक्ति, मैंने क्वेश्चन कहा कि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यदि वह व्यक्ति 30 सेंटीमीटर दर्पण के तरफ चलता है, तब व्यक्ति तथा प्रतिबिंब के बीच का दूरी क्या होगा? तब व्यक्ति तथा प्रतिबिंब के बीच का दूरी होगा। मैंने एक में ऑप्शन दे दिया 1 मीटर, बी में मैंने ऑप्शन दे दिया है ना 50 सेंटीमीटर, सी में दे दिया मैंने 140 सेंटीमीटर, और डी में मैंने लिख दिया 2 मीटर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, है ना। ए पर्सन is standing at 1 meter distance in front of plane mirror. If person moves 30 centimeter distance in if person moves 30 centimeter distance towards the mirror, then distance between object, the distance between person and their image is ऑप्शन लिखा हुआ है 1 मीटर, 50 मीटर, 140 मीटर, 2 मीटर। तो बच्चों इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे आप? तो देखो ऐसे प्रश्न का है ना बच्चों, आप चित्र बना के सोल्व करें, है ना। आप तुक्का ना लगाएं, बल्कि आप क्या करेंगे, है ना, आप पहले चित्र बना लें। तो देखिए मान लेते हैं बाबू ये एक दर्पण है, ठीक है, और इस दर्पण के सामने एक व्यक्ति खड़ा है। ये एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति मैंने मान लिया इस दर्पण के सामने कितना मीटर पे खड़ा है? 1 मीटर। तो वो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि सर ये व्यक्ति 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। अब सवाल कहा है, ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति दर्पण के तरफ गया है। ये आपका दर्पण है, ये आपका मिरर है। तो वह व्यक्ति दर्पण के तरफ कितना चला है? 30 सेंटीमीटर चला है, 30 सेंटीमीटर। तो अगर ये 30 सेंटीमीटर चला है
तो अब ये व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर चला है ना, तो अब बताओ दर्पण से जब मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये व्यक्ति यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक अब दूरी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 70 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि दर्पण व्यक्ति दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर की दूरी पे खड़ा था। अब ये दर्पण के तरफ 30 सेंटीमीटर किया, तो 30 सेंटीमीटर गया, तो अब ये व्यक्ति मान लीजिए यहाँ आ गया, यहाँ, ठीक है, यहाँ यहाँ जो देख रहे हो ना, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से लेकर दर्पण का जो दूरी होगा ये 70 सेंटीमीटर होगा। तो अगर ये 70 सेंटीमीटर दूरी पे खड़ा है, तो बाबू इसका प्रतिबिंब भी है ना 70 सेंटीमीटर पर ही बनेगा, इसका इमेज भी कहाँ बनेगा, 70 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। तो सवाल कह रहा था कि उस व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा। तो अब ये व्यक्ति यहाँ है, ये यहाँ पे, ये यहाँ जो देख रहे हैं ना, ये व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ पे ये व्यक्ति है ना, न्यू पोजीशन लिख सकते हैं, ये न्यू पोजीशन है व्यक्ति का, नया स्थिति है। व्यक्ति पहले यहाँ था, 30 सेंटीमीटर चला, तो ये व्यक्ति का नया पोजीशन हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 70, यानी व्यक्ति का नया पोजीशन और दर्पण के बीच की दूरी 70 हो जाएगा। तो अगर ये 70 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब 70 भी बनेगा। तो प्रतिबिंब और नए और व्यक्ति का जो नया स्थिति है, दोनों के बीच का दूरी हो जाएगा, यानी दूरी हो जाएगा यहाँ भी 70 और प्लस 70 कितना हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस हो जाएगा 140 सेंटीमीटर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसी क्वेश्चन का थोड़ा और चेंज कर रहे हैं हम। मैंने देखा एक व्यक्ति दर्पण के सामने 1 मीटर के दूरी पर खड़ा है। यदि वह व्यक्ति दर्पण से दूर 30 सेंटीमीटर चलता है, तब व्यक्ति तथा प्रतिबिंब के बीच का दूरी होगा, बीच की दूरी होगा। यानी ए पर्सन is standing at 1 meter distance in front of plane mirror, if person moves 30 centimeter distance away from the mirror, then distance between person and image is, एक में ऑप्शन दे दिया 1 मीटर, बी में ऑप्शन दे दिया 2 मीटर, सी में ऑप्शन दे दिया 250 सेंटीमीटर और डी में दे दिया 260 सेंटीमीटर। तो बच्चों अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले ऐसा कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। लेकिन पिछला प्रश्न में क्या था, व्यक्ति दर्पण की तरफ चल रहा था। अब व्यक्ति दर्पण के तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि दर्पण से दूर जा रहा है। तो काम करते हैं, चित्र बनाते हैं। इस प्रश्न को हम चित्र से समझते हैं। यह है कि आपका प्लेन मिरर, और ये व्यक्ति हो गया, ये हो गया आपका व्यक्ति। और ये व्यक्ति है ना बाबू,
दर्पण से कितना दूरी पे खड़ा है, 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब बाबू बोला है प्रश्न में कि यह व्यक्ति दर्पण से दूर जा रहा है, क्योंकि ये आपका दर्पण है। तो बाबू ये दर्पण से दूर गया है, दूर। और दर्पण से दूर कितना किया है, 30 सेंटीमीटर। तो अगर ये व्यक्ति दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर गया है, तो अब ये व्यक्ति पहले यहाँ था, अब ये व्यक्ति यहाँ आ गया, ये व्यक्ति अब यहाँ आ गया। ठीक है, पर्सन कहाँ पे आ गया, यानी न्यू व्यक्ति का नया पोजीशन कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू पोजीशन। न्यू पोजीशन, व्यक्ति का ये न्यू स्थिति हो जाएगा, ये न्यू पोजीशन हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक 100 और यहाँ हो जाएगा 30, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 130। यानी यह व्यक्ति है ना, अब दर्पण से 130 सेंटीमीटर दूर है। तो जितना दूर पे खड़ा होगा उतना ही दूर पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ना, ठीक 130 सेंटीमीटर, ठीक 130 सेंटीमीटर दूरी पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो दूरी कितना हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा बाबू, यहां से यहां तक हो जाएगा 130, क्योंकि यहाँ ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 130। और यहाँ से 130, क्योंकि सवाल में पूछा गया था कि व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच का दूरी क्या होगा, जो व्यक्ति का नया पोजीशन बन रहा है और प्रतिबिंब बन रहा है, इसके बीच का दूरी कितना हो जाएगा। तो बाबू ये हो जाएगा 260 सेंटीमीटर। यानी बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया, यदि समतल दर्पण को, यदि समतल दर्पण को, यदि समतल दर्पण को 30 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए, 30 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए। ठीक है, समतल दर्पण को, यदि समतल दर्पण को 30 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए, तब परावर्तित किरण, तब परावर्तित किरण घूमेगा। ठीक है, परावर्तित किरण कितना कोण से घूमेगा। यानी मैंने क्वेश्चन कहा, इफ प्लेन मिरर रोटेट्स, if plane mirror rotates by an angle, if plane mirror rotates by angle 30 degree, then reflector ray is rotated by, the reflector ray is rotated by, पहला में ऑप्शन दे दिया मैंने π/3, बी में दे दिया π/4, सी में दे दिया π/6 और डी में दे दिया π/2। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन है कि अगर समतल दर्पण को 30 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए, तब बताइए उसका परावर्तित किरण कितना कोण से घूमेगा। तो बच्चों मैंने पढ़ाया था कि अगर कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था कि अगर आप समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाएंगे तो परावर्तित किरण कितना कोण से घूम जाएगा। तो परावर्तित किरण घूमेगा कितना, 2 थीटा से। यानी रिफ्लेक्टर रे घूमेगा 2 थीटा से, 2 और थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। 2 में 30 हो जाएगा 60 डिग्री। और 60 को किस में बदलना है, रेडियन में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको रेडियन में दिया है। तो 60 को रेडियन में बदलना है ना, तो गुना कर देंगे π/180 से। तो काट दीजिए, तो कटने पर जाएगा π/3। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी जब भी आपको डिग्री में क्वेश्चन दिया है उसको रेडियन में बदलना है, तो याद रखेंगे डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180 से π/180 से गुना कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा आपको रेडियन में बदल जाएगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा π/3। तो मैंने आपको समतल दर्पण पे मैंने जितना भी आपको कंसेप्ट पढ़ाया है बच्चों, वो सारा कंसेप्ट को हम आपको, सभी कंसेप्ट मैंने प्रश्नों को आपको करा दिया है। ठीक है, अच्छा एक और ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं जो बिहार बोर्ड ज़्यादा पूछता है। मैंने क्वेश्चन लिया कि बताइए कि समतल दर्पण का
आवर्धन कितना होता है? समतल दर्पण का आवर्धन होता है, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ, ये हर साल आता है, तब तो 100% 2027 में जरूर आएगा ये क्वेश्चन, आपको एग्जाम में जरूर आएगा। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज, ठीक है, एक में ऑप्शन दे दिया मैंने +1, बी में ऑप्शन दे दिया -1, सी में लिख दिया 0 और डी में लिख दिया इन्फिनिटी। तो बच्चों मैंने पढ़ाया था कि समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है ना, कितना होता है, हमेशा +1 के बराबर होता है, ठीक है। वही अगर समतल दर्पण का पावर पूछे तो 0 पे टिक मार दीजिएगा, और समतल दर्पण का अगर उससे फोकस पूछे, चाहे फोकल लेंथ पूछे, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछे, ये सब क्या होता है, अनंत पे आप टिक मारिएगा, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, नंबर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, नंबर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, ठीक है। थोड़ा टाइम देख लेते हैं कितना टाइम हुआ। नंबर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या, ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या। अब आपको क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में कितना प्रतिबिंब बन सकता है। जैसे मान लिया आपको दे देगा 2 समतल दर्पण, ठीक है, 2 समतल दर्पण आपको दे दिया जाएगा, आपको 2 समतल दर्पण दे दिया जाएगा। ये मान लीजिए आपका 2 समतल दर्पण है, 2 समतल दर्पण है, और दोनों समतल दर्पण के बीच का कोण मैंने दे दिया थीटा। ये आपका दर्पण 1 है, पहला दर्पण, और ये आपका दर्पण दूसरा है। और मान लेते हैं इस दोनों दर्पण के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, इस दोनों दर्पण के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। तो आप बताइए इस व्यक्ति का कितना प्रतिबिंब बनेगा, इस व्यक्ति का कितना प्रतिबिंब बनेगा। यानी 2 समतल दर्पण के बीच में अगर हम एक वस्तु को चाहे एक व्यक्ति को हम रखेंगे, तो उस व्यक्ति चाहे उस वस्तु का कितना प्रतिबिंब बन सकता है। तो बाबू ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ लेते हैं बच्चों। जब भी ऐसा कंसेप्ट हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1, सबसे पहले क्या करना है, 2 दर्पण के बीच में, 2 समतल दर्पण के बीच में जितना भी आपको कोण दिया गया है, उसको सबसे पहले आप 360 यानी 360 को थीटा से भाग करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 360 डिग्री को कितना से भाग कर दीजिए, थीटा। और मान लेते हैं कि 360 को जब मैंने थीटा से भाग किया तो भाग करने पर आ गया n, यहाँ लिख लिया माना के, ठीक है, लेट, ठीक है। मैंने मान लिया कि जब मैंने 360 को थीटा से भाग किया तो भाग करने पे मेरा आंसर आ गया n। तो बच्चों याद रखिएगा स्टेप 2, दूसरा स्टेप याद रखिएगा कि अगर यदि n का मान विषम संख्या होगा, n कति होगा n, यदि n विषम संख्या हो, यदि n विषम संख्या हो तब, अगर n क्या होगा, विषम संख्या होगा, तब प्रतिबिंब का जो संख्या होगा ना, तब प्रतिबिंब का जो संख्या होगा बच्चों याद रखिएगा इस n के ही बराबर होगा। मैंने कहा अगर n तुम्हारा विषम संख्या है, 360 को थीटा से भाग किया, भाग करने पर आपका n आ गया, तो बच्चों आप याद रखिएगा उस स्थिति में प्रतिबिंब की संख्या जो होगा n के ही बराबर होगा। यानी इफ n is odd number, if n is odd number, then number of image is equal to, the number of image is equal to n, n के ही बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, ये तो पहला कंसेप्ट था, लेकिन मैंने कहा यदि n कौन सी आ गया, सम संख्या, यदि n क्या हो, सम संख्या हो,
n क्या हो, सम संख्या हो, n क्या हो, सम संख्या हो तब। अगर n का मान जो आया है ये आपका सम संख्या के बराबर आ गया, तब प्रतिबिंब का जो संख्या होगा ना, तब प्रतिबिंब का संख्या, तो प्रतिबिंब का संख्या में से क्या करते हैं, n में से आपको एक घटा देना है। यानी इफ n इज even नंबर, if n is even number, then number of image, the number of image is equal to n minus 1। ठीक है, यानी यहाँ नंबर ऑफ इमेज किसके बराबर होगा, n के बराबर। ठीक है, तो आप इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए कि अगर n ऑड संख्या है, ऑड नंबर है, तो उस केस में इमेज जो होगा, नंबर ऑफ इमेज जो होगा, प्रतिबिंब की संख्या n के बराबर होगा। और अगर n तुम्हारा एवन नंबर है तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज जो होगा ये क्या होता है, n माइनस 1 होता है। अच्छा बाबू, इसमें कुछ और भी कंसेप्ट होता है ना, प्रतिबिंब की संख्या निकालने में कुछ और भी कंसेप्ट होता है। जैसे इसमें दो केस आता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक केस, तो उस सब कंपटीशन में पूछा जाता है। आपको उतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, जैसे आप किसी कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा है ना, तो उसमें पूछा जैसे पॉलिटेक्निक हो गया है ना, ITI हो गया, ये सब एग्जाम दीजिएगा ना, तो उसमें यहाँ पे और केस दे देता है, कंडीशन डाल देगा कि सिमेट्रिक कंडीशन है, एसिमेट्रिक कंडीशन है, तो बताइए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा। ठीक है, तो वो सब नहीं पढ़ना है, बस आपको जो मैंने कंसेप्ट बताया है इतना यह है ना, इससे बाहर आपको बोर्ड में नहीं पूछेगा। ठीक है, यानी इतना से आपको बोर्ड का काम चल जाएगा। ठीक है, कंपटीशन के लिए आपको दो केस आता है, तो जब मैं कंपटीशन का क्लास लूँगा तो उसमें आपको जरूर उस चीज़ को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो बच्चों अब इस पर कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन ले लिया मैंने, पहला क्वेश्चन, यदि यदि दो समतल दर्पण यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत है तो है हाँ ना, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत है तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा। यानी जब दो समतल दर्पण क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, तो उस दर्पण के बीच में एक व्यक्ति को बैठा दिया जाए, तो बताइए उसमें प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा। यानी इफ टू प्लेन मिरर is perpendicular to each other, then number of image is, पहला ऑप्शन मैंने दे दिया 4, बी में दे दिया 3, सी में दे दिया 2 और डी में लिख दिया 1। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने बच्चों, यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 40 डिग्री है, दो समतल दर्पण के बीच का कोण 40 डिग्री है, तब प्रतिबिंब की संख्या होगा, पहला ऑप्शन दे दिया मैंने 8, बी में दे दिया 9, 7, डी में है 6। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण, यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री हो, तब उस दोनों दर्पण के बीच बैठे व्यक्ति का चाहे वस्तु का प्रतिबिंब का संख्या क्या होगा, प्रतिबिंब का संख्या क्या होगा, प्रतिबिंब का संख्या होगा। पहला ऑप्शन दे दिया मैंने 6, बी में दिया मैंने ऑप्शन 5, सी में है 4 और डी में है आपका 3। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे 3 प्रश्न लिया है
कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत हो तब प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा। यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 40 डिग्री हो तब प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा। यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री हो तब प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा। तो देखिए आप ही बताइए बाबू कि अगर दो समतल दर्पण, मान लीजिए पहला दर्पण है और ये आपका दूसरा दर्पण है, दोनों के बीच का कोण कितना कहा रहा है, थीटा 90 डिग्री, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि दोनों, है ना, दोनों समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत हैं। तो लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर लंबवत है तो बताओ प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा। अब इस दोनों दर्पण के बीच में कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, चाहे किसी सिक्का को रख दो, तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है, जितना भी एंगल दे ना उसको 90 से भाग कर दीजिए। जब मैंने 90 से भाग किया तो 9 चौका 36, यहाँ पे 4 आया। अब बताइए 4 कौन सी है, ये आपका 4 सम संख्या है। जब मैंने भाग किया तो सम संख्या आ गया। और मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर 360 को थीटा से भाग करने पे जो n आता है, अगर ये सम संख्या होगा, अगर ये सम संख्या हो गया, अगर ये सम संख्या होगा, तब उस केस में प्रतिबिंब संख्या में से क्या करते हैं, प्रतिबिंब संख्या जो होता है n-1 होता है, यानी n में से एक घटा देना है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि सर इस केस में प्रतिबिंब का जो संख्या होगा, प्रतिबिंब का जो संख्या होगा सर ये हो जाएगा 4। 4 में से क्या करना है, एक घटा देना है, तो 4 में से एक गया 3, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे आप लिख लीजिए एवन नंबर और यहाँ पे लिख लीजिए नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों देखिए, कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो समतल दर्पण, मैंने दो समतल दर्पण ले लिया, दो समतल दर्पण के बीच का कोण, दो समतल दर्पण के बीच का कोण कितना कह रहा है 40 डिग्री। तो बताओ इस दोनों दर्पण के बीच में ये आपका दर्पण 1 है और ये आपका दर्पण दूसरा है। अब इस दोनों दर्पण के बीच में अगर मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका कितना प्रतिबिंब बन सकता है। तो ट्रिक पढ़ाया है मैंने, 360 को कितना से भाग करना है 40 से, भाग करोगे तो 4 9 36, तो 9 आ गया। तो 9 तो विषम संख्या है, 9 कौन सी यहाँ पे विषम संख्या। बाबू 9 आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर। तो अभी तो मैंने कंसेप्ट पढ़ा है ना कि अगर विषम संख्या आ जाए, अगर विषम संख्या आ जाए तो प्रतिबिंब का संख्या विषम संख्या के ही बराबर होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा n, यानी प्रतिबिंब का संख्या n के बराबर ही होगा। प्रतिबिंब का संख्या इक्वल टू 9, यानी नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज आपका 9 होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, यदि दो समतल तरंग के बीच का कोण 60 डिग्री है तो ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। ठीक है, तो अगर दो समतल दर्पण है और दोनों समतल दर्पण के बीच का कोण कितना है, वो दो समतल दर्पण के बीच का कोण इस पर कह रहा है 60 डिग्री है। तो बताओ प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा। सबसे पहले क्या कीजिए, 360 को 60 से भाग कीजिए, भाग करेंगे तो 6 1 36, ये 6 आ जाएगा। तो वो 6 आपका सम संख्या है, 6 कौन सी है सम संख्या, ये आपका एवन नंबर है। तो अगर एवन नंबर होता है ना तो प्रतिबिंब का संख्या निकालने के लिए, प्रतिबिंब का संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। 6 में से एक घटा दीजिए, 6 में से गया 5, यानी इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अधिकांश बच्चा 6 मार देता है, बाबू गलत गलत है। और अगर आपको कोई कोई टीचर पढ़ाया है ना वो भी गलत बताया है आपको। ठीक है, तो आपको याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया, दो समतल दर्पण, दो समतल दर्पण, दो समतल दर्पण, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर है, तब इस दोनों दर्पण के बीच, है ना, बैठा कोई व्यक्ति या खड़ा कोई व्यक्ति का प्रतिबिंब क्या होगा। तब प्रतिबिंब का संख्या क्या होगा, तब प्रतिबिंब का संख्या होगा। ठीक है, यानी इफ टू प्लेन मिरर, if two plane mirror, if two plane mirror is parallel to each other, then
देन नंबर ऑफ इमेज इज, नंबर ऑफ इमेज इज, पहला ऑप्शन मैंने दे दिया 1, बी में ऑप्शन दे दिया 0, सी में दे दिया इन्फिनिटी, डी में लिख दिया, डी में लिख दिया 4। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है ना, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सोल्व करेंगे बाबू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दो समतल दर्पण है, ये आपका पहला दर्पण है और ये आपका दूसरा दर्पण है। बाबू क्वेश्चन में है कि दोनों समतल क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, ये आपका मिरर 1 है, ये आपका मिरर 2 है। और मान लेते हैं इस दोनों दर्पण के बीच में कोई व्यक्ति खड़ा है या बैठा है, तो बताओ इस व्यक्ति का कितना प्रतिबिंब बनेगा, कितना प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इस व्यक्ति का कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो याद रखिएगा जब भी दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर होता है ना, तो उस केस में थीटा का मान 0 हो जाता है। प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए, प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए 360 को थीटा, थीटा यानी 0 से भाग कीजिएगा, और किसी भी संख्या को अगर आप 0 से भाग करते हैं तो बाबू इसका आंसर अनंत आता है। इसका आंसर क्या आएगा, अनंत, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, यानी बाबू याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो बच्चों मैंने आपको समतल दर्पण का जो भी कंसेप्ट था, बाकी जो बचा हुआ था है ना, हालांकि मैंने समतल दर्पण पढ़ा चुके थे है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट बाकी रह गया था, जो भी कंसेप्ट बाकी था मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ पढ़ा चुके हैं। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको है ना गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होता है ना, इस सब के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट हो तो इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी वजह से हो सकता है जो बच्चा है ना इस कंसेप्ट को नहीं जानता होगा वो इस कंसेप्ट को जान जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, बाय, थैंक यू।